स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जिसका भी एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम दे दिया है, यानी कि एलपी का ये खास करके वीडियो है। और एलपी में दोस्तों अगर इसका एग्जाम डेट दे दिया है तो आपको मात्र अब 2 से 4 दिन बचा होगा समय। तो उसमें दोस्तों ये फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। और आपको बता दें कि एग्जाम में जो है 4 से 5 प्रश्न आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एकदम आपको अंतिम तक देखना है। लाइट के जितने भी पार्ट होते हैं सभी पार्ट को एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करने का ये लिया गया। और इसमें लगभग हम लोग जो है 60 से 70 क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से जो है टोटल टॉपिक को क्लियर कर देंगे। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है। यहाँ पर बोला गया है कि प्रकाश की किरण, तो किरण किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कोई भी एक सरल पथ रेखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये जो किरण हो जाएगा दोस्तों, ये जो किरण होता है ये किरणों के समूह कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, किरणों का समूह बोलते हैं। जो भी प्रकाश हमारे तक सामने तक आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो किरण का समूह ही रहता है। चाहे सूर्य का प्रकाश हो या किसी लाइट का प्रकाश हो, वो अकेला किरण नहीं रहता है बल्कि किरणों का समूह रहता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि किरणों का माध्यम करने वाली रेखा, तो यहाँ पर मान के चलिए ये किरण है। यहाँ दोस्तों अगर हवा है, यहाँ अगर पानी है, तो दो माध्यम हो गया, एक दोस्तों गैस हो गया, एक द्रव हो गया। तो बोल रहा है करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है। तो यह दोस्तों जब यहाँ पर लंबवत पड़ेगी तो ये क्या होता है, लंबवत ही निकल जाता है। जब समतल दर्पण पर दो किरण माध्यमों को अलग करने लंबवत पड़ेगी तो वो दोस्तों क्या होगा, लंबवत ही निकल जाएगा। तो याद रखिएगा बिना मुड़े वो सीधे निकल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे, बस आप लोग ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए दर्पण का बात आता है दोस्तों, तो दर्पण आपको याद रखना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तो आपका हो गया ये समतल दर्पण, क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। एक दोस्तों आपका जो होता है याद रखिएगा ये इस तरह से होता है उठा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और एक होता है इस तरह से, ये इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर दर्पण किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा जो प्रकाश का परावर्तन करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। तो समतल दर्पण में याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में याद रखिएगा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। क्या बोलिएगा, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और उत्तल दर्पण में याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हम उस प्रतिबिंब को कहते हैं, इसका एक और नाम होता है जिसको कि हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। काल्पनिक प्रतीक को याद रखिएगा पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ये दोस्तों सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा इसको जो है हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को याद रखिएगा ये उल्टा होता है और इसको हम लोग जो याद रखिएगा पर्दे पर उतार सकते हैं। तो यहाँ पर बोला समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कौन होता है, तो आपको ऑप्शन में आंसर दिख गया होगा कि कौन होगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब याद रखिएगा काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में आता होगा कि समतल दर्पण भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, वो याद रखिएगा वस्तु के बराबर बनता है। क्या दोस्तों, वस्तु के बराबर बनता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और उत्तल दर्पण का जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो याद रखिएगा छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है। तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसमें होता है, तो अवतल दर्पण में। किसमें बोलिएगा, अवतल दर्पण में जो है दोनों होता है, वास्तविक भी होता है और क्या बोलिएगा, काल्पनिक भी होता है। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहने का मतलब हुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखिएगा उत्तल दर्पण में भी होता है और दोस्तों किसमें होता है, समतल दर्पण में होता है। और अभी तुरंत हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण में दोनों होता है, यानी कि वास्तविक भी होता है और आपका क्या होता है, काल्पनिक भी होता है। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब जब यहाँ पर पूछ रहा तो ये तीनों में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये तीनों प्रकार के दर्पण में होते हैं। समतल दर्पण में भी तो पाया ही जाता है, अवतल दर्पण में भी होता है और उत्तल दर्पण में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके मन में कई सारे के प्रश्न आ रहे होंगे, लेकिन बस आप लोग बने रहिए, आपका टोटल प्रश्न जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब होता है? तो अभी तुरंत हमने बताया कि आभासी प्रतिबिंब जो है दो में पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं समतल दर्पण में और एक पाए जाते हैं उत्तल दर्पण में। तो हमने बताया कि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर होता है और उत्तल दर्पण में छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है। वहीं पर यहाँ पर पूछ रहा है किस वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दर्पण का प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर बनता है? देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण दोस्तों याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि अवतल दर्पण हम किसको बोलते हैं। तो अवतल दर्पण हम उसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसका फोकस दूरी अगर पूछेगा, फोकस दूरी पर बना प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। किस पे बनता है दोस्तों? अनंत पर बनता है। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे ये दोस्तों आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, तो यहाँ से जो दोस्तों आएगा ये दोस्तों परावर्तित किरण जो है ये याद रखिएगा इस पे बनेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी। तो ये दोस्तों अनंत पर बनता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत पर और फोकस दूरी का अवतल दर्पण पर कहां बनेगा? अनंत पर। अनंत पर पूछेगा तो फोकस दूरी पर और फोकस पर पूछेगा तो अनंत पर। तो यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गोलिया दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है तो इसका अर्थ क्या है? देखिए गोलिया दर्पण हम किसको बोलते हैं? गोलिया दर्पण में दोनों दर्पण आ जाएगा, जैसे आपका आ जाएगा उत्तल दर्पण और हम क्या बोलेंगे अवतल दर्पण को मिलाकर हम लोग क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, याद रखिएगा गोलिया दर्पण। क्या बोला जाता है दोस्तों? गोलिया दर्पण इसको बोला जाता है। यहाँ पर बात करता है उत्तल दर्पण, याद रखिएगा उत्तल दर्पण। यहाँ पर दोस्तों बात आता है सबसे पहले ऋणात आवर्धन, आवर्धन क्षमता। याद रखिएगा आवर्धन क्षमता किसको बोलते हैं? तो आवर्धन क्षमता को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है, याद रखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या बोलिएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे हो जाएगा क्या दोस्तों? वस्तु की ऊंचाई। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ पर अगर m ऋणात्मक होगा, क्या होगा दोस्तों? m अगर ऋणात्मक होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, m अगर ऋणात्मक होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? उल्टा बनेगा। उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर धनात्मक बनेगा, क्या बनेगा? धनात्मक बनेगा। m अगर धनात्मक रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो याद रखिएगा सीधा बनेगा, या इसी को काल्पनिक बोल सकते हैं या तो इसी को आभासी बोल सकते हैं। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए आप, m अगर ऋणात्मक होगा तो क्या बनेगा? उल्टा या वास्तविक। तो यहाँ पर से हो जाएगा उल्टा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए कोई एक दर्पण है दोस्तों, यहाँ पर से दोस्तों एक किरण आया और दोस्तों यहाँ से ये निकल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। और यहाँ पर से एक अगर अभिलंब हम लोग डाल देंगे, यहाँ से क्या डाल देंगे? अभिलंब डाल देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ से मिसफील्डिंग हो गया, इसको हम लोग खत्म करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों एक हम क्या कर देंगे? अभिलंब डाल देंगे। तो ये जो दोस्तों ये हो गया आपका आपतन कोण और ये हो गया आपका परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। तो ये जो दोस्तों यहाँ से आपतन हुआ और यहाँ से निकला, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब होगा, तो वो जो दोस्तों परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? परावर्तित कोण। और दोस्तों इसको जो हम बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, ये दोनों कोण मतलब बोल सकते हैं कि आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका बोला गया कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत, यानी कि समवत दर्पण पर दोस्तों लंबवत पड़ता है, यानी कि लंबवत पड़ता है, यानी कि सीधा पड़ता है। तो ये दोस्तों अभिलंब की तरह ही मुड़ जाएगा। इसका मतलब परावर्तित किरण भी अभिलंब पर हो गया और दोस्तों आपतित किरण भी अभिलंब पर हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि ये कोण जो है 0 डिग्री पर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या होता है? तो समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या होता है? तो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? तो याद रखिएगा आवर्धन लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या बोलिएगा? आवर्धन लेंस का प्रयोग करते हैं। आवर्धन लेंस किसको बोलते हैं? याद रखिएगा कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस। क्या बोलिएगा? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस बोलते हैं किसको हम लोग? याद रखिएगा आवर्धन लेंस को। तो यहाँ पर हो जाएगा कम फोकस दूरी का, देख लीजिए 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? देखिए दोस्तों हमने अभी आपको दर्पण के बारे में बता दिया, जस्ट उसका याद रखिएगा विपरीत कौन होता है? तो याद रखिएगा उसका विपरीत होता है लेंस। लेंस याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दोस्तों उत्तल लेंस और एक होते हैं आपका अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस दोस्तों इस प्रकार का होता है और अवतल लेंस बात करिएगा तो इस प्रकार का होता है। ठीक है, उत्तल लेंस दोस्तों जब यहाँ से आएगा तो ये दोस्तों अपना जो है एकत्रित करती है प्रकाश की किरणों को, तो यहाँ पर एकत्रित कर देगी। और दोस्तों अवतल
उत्तल लेंस जो है याद रखिएगा ये जो है एक प्रकार को क्या कर देगा, तो याद रखिएगा ये परावर्तित कर देता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब कि बिखर जाता है। तो उत्तल लेंस में यहाँ जब बात करेगा दोस्तों, तो इसमें याद रखिएगा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। क्या दोस्तों, वास्तविक और काल्पनिक जो है दोनों प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। और अवतल लेंस की जब बात करेगा दोस्तों, तो इसमें याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज पूछा गया किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक किस में बनता है, तो अवतल लेंस में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको जो है दर्पण और लेंस में जो है कंफ्यूजन नहीं करना है। जो दर्पण होगा वो दोस्तों लेंस का विपरीत होगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और लेंस किसको करते हैं, तो याद रखिएगा जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके। क्या दोस्तों, अपवर्तन करता है उसको हम लोग लेंस बोलते हैं। और दर्पण किसको बोलते हैं, अभी तुरंत हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया, जो प्रकाश का परावर्तन करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। देखिए लेंस बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा लेंस हम किसको करते हैं, जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके। प्रकाश का अपवर्तन कर सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो लेंस बोलेंगे। उसका हम लोग प्रयोग लेंस बनाने में कर सकते हैं। तो प्लास्टिक दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन करता है, लकड़ी भी करता है, मिट्टी मिट्टी याद रखिएगा दोस्तों ये जो है प्रकाश का क्या करेगा, अवशोषण कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, इसीलिए इसको हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसके द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, यहाँ पर लेंस की बात की गई। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों हम लोग किसमें प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा ये उत्तल लेंस में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कहता है, मान के चलिए कि एक दोस्तों ये माध्यम हो गया और यहाँ से दोस्तों कोई किरण आया। ठीक है, यहाँ दोस्तों ये अभिलंब हो गया आपका, यहाँ से मान के चलिए कोई भी किरण आया दोस्तों, तो ये दोस्तों ऐसे ही निकलना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा कुछ कोण के लिए ये बिखर जाता है। तो ये दोस्तों आपका मान के चलिए विरल माध्यम हो गया और ये दोस्तों आपका सघन माध्यम हो गया। सघन माध्यम किसको कहते हैं, जिसमें कि प्रकाश की चाल कम हो। विरल माध्यम उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, विरल। और जिसको जिसमें कम होगा प्रकाश की चाल उसको बोलेंगे सघन माध्यम। तो याद रखिएगा दोस्तों जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, तो ये दोस्तों अभिलंब की कोण सीधा नहीं निकल के कुछ जो है मुड़ जाती है। याद रखिएगा कुछ जो मुड़ जाती है, इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा ये जो कोण हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आपतन कोण। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो कोण हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण। क्या दोस्तों, अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, अपवर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। जब दोस्तों विरल से सघन में आएगा तो याद रखिएगा आपतन कोण जो है याद रखिएगा अपवर्तन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यह चीज ध्यान देनी है। ठीक है, और वही दोस्तों जब सघन से विरल में जाएगा तो याद रखिएगा अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा आपतन कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अपवर्तन कोण माध्यम में क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन आई बटे साइन आर। और इसको याद रखिएगा स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, स्नेल का नियम अगर पूछेगा तो यही हो जाएगा। हमने पूरे अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा वस्तु को छोटा करके देखना होता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। अभी तुरंत हमने बताया सघन माध्यम किसको कहते हैं, जिसमें कि प्रकाश की चाल कम हो। क्या दोस्तों, प्रकाश की चाल बोल सकते हैं कि कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सघन माध्यम। और प्रकाश की चाल अगर अधिक होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे विरल माध्यम। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो अभी तुरंत हमने बताया जब विरल से सघन में आएगा तो क्या होता है, आपतन कोण बना होता है। क्या होता है, आपतन कोण बड़ा होता है। और यही जब सघन से विरल में जाएगा, सघन से जब विरल में जाएगा तो ये आपका अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा। क्या दोस्तों, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तर लेंस का पाया जाता है। लेंस किसका बना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका दोस्तों, प्रोटीन का बना हुआ होता है लेंस। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या बोलते हैं, तो समंजन क्षमता बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि आंख जो है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल लेता है। या तो निकट की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को कम कर लेता है और दूर की वस्तु देखने के लिए फोकस दूरी को बढ़ा लेता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा समंजन क्षमता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परावर्तित होती है? तो फोकस दूरी मतलब कि बढ़ना और घटना दोस्तों एक प्रकार का मांसपेशी होता है। याद रखिएगा, उस मांसपेशी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है? देखिए, नेत्र लेंस का अगर फोकस दूरी पूछेगा कम हो जाने पर, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए, निकट दृष्टि दोष किसमें किससे दूर किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस से दूर किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष किसको में करते हैं? याद रखिएगा फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगा, क्या बोलिएगा? फोकस दूरी अगर बढ़ जाने के कारण क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। और इसको हम लोग किससे खत्म करते हैं? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस से खत्म करते हैं। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस से हम लोग निकट दृष्टि दोष को समाप्त करते हैं और दूरदृष्टि दोष को किससे करते हैं? उत्तल लेंस से। पूछेगा कि फोकस दूरी कम हो गया, क्या दोस्तों? फोकस दूरी का कम हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना, तो ये आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी बढ़ जाना, तो ये हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के पीछे किसका बनेगा? दूरदृष्टि दोष का। और निकट दृष्टि दोष का क्या बनेगा? तो रेटिना के आगे बनेगा। तो ये चीज भी एकदम आपको याद रखनी है, रेटिना के आगे यानी निकट, आगे मतलब हो जाएगा निकट, तो ये याद रखेगा ये किसके द्वारा हो जाएगा? तो याद रखेगा निकट दृष्टि दोष के द्वारा। और रेटिना के पीछे तब आपका कौन सा दोष हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखिए, स्पेक्ट्रम हम लोग किसको कहते हैं? तो मान के चलिए दोस्तों, यहां से दोस्तों एक सूर्य का किरण आता है जो कि आपको कैसा आता है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश को याद रखिएगा, ये जो दोस्तों किरण पुंज होता है, ये दोस्तों 7 रंगों में जो है विभाजित कर देता है और एक पर्दे पर उतार देता है। ये आपका पर्दा हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या दोस्तों? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और स्पेक्ट्रम याद रखिएगा दोस्तों एक प्रकार का प्रिज्म है, जिसको कि हम लोग वर्ण विक्षेपण के द्वारा 7 अलग रंगों में विभेदित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक प्रिज्म में कितने सतह के घिरा होता है? तो एक प्रिज्म याद रखिएगा 5 सतह का घिरा होता है। क्या दोस्तों? 5 सतह का घिरा होता है। जैसे कि याद रखिएगा 3 प्रकार का दोस्तों क्या होता है? आयताकार होता है। क्या दोस्तों? आयताकार होता है। और 2 प्रकार का याद रखिएगा त्रिभुजाकार होता है। क्या दोस्तों? त्रिभुजाकार होता है, जिसमें कि एक त्रिभुजाकार आपको दिखता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? अभी तुरंत हमने बताया लेंस किसको बोलते हैं? लेंस प्रोटीन का बना होता है, जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके उसको हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग कर सकेंगे। हवा करेगा, पानी भी करेगा, कांच भी करेगा। तो पारा याद रखिएगा एक प्रकार का लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रकाश का अपवर्तन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लेंस के कितने मुख्य फोकस दूरी होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये तो आपका लेंस हो गया, तो कायदे से बोल सकते हैं F1 F2 दो फोकस दूरी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दो फोकस दूरी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? देखिए दोस्तों, आंख और कैमरे से जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या दोस्तों? आंख और कैमरे से जो है याद रखिएगा मतलब 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे आंख में पूछेगा रेटिना, रेटिना याद रखिएगा कैमरे के किस भाग की तरह काम करता है? तो याद रखिएगा फोटो फिल्म के द्वारा। क्या दोस्तों? फोटो फिल्म के द्वारा। ठीक है, ये चीज एकदम याद रखिएगा। वहीं दोस्तों आंख का अगर पलक पूछेगा, क्या दोस्तों? पलक जो होता है जिसको कि हम लोग झपकते हैं, उसको उसके द्वारा याद रखिएगा आंख का, इसको कैमरा का क्या बोलते हैं? उसको शटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आंख का पलक और दोस्तों कैमरा का शटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक चीज और आता है, जैसे आंख का आ गया पुतली। आंख का दोस्तों पुतली कैमरा के किस भाग के द्वारा काम करता है? तो याद रखेगा डायफ्राम के द्वारा। क्या दोस्तों? डायफ्राम के तरह। तो ये तीनों चीज को एकदम याद रखेगा। तो यहाँ पर रेटिना पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो फिल्म बोलेंगे। तो यह चीज एकदम आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कैमरे का जो काम डायफ्राम करता है, आंख का वही काम कौन करता है? कैमरे का काम को डायफ्राम को कौन करेगा? पुतली करेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। पुतली हम उसको बोलते हैं जो कि प्रकाश के नियंत्रण करता है। क्या दोस्तों? आंख के भाग में प्रकाश का नियंत्रण करता है। मान के चलिए कि दोस्तों आपको अगर धूप से अगर अंधेरे कमरे में आएंगे तो थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों, कैमरा जो है आपको धीरे धीरे आपको साफ दिखाई देगा। तो वो दोस्तों प्रकाश का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष? फोकस दूरी जब अधिक हो जाएगा तभी तुरंत हमने बताया दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, फोकस दूरी अगर कम हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ से थोड़ा सा बात समझ लीजिए, आप फोकस दूरी निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? दूरदृष्टि कोष। इसमें दोस्तों आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। क्या दोस्तों? दूर की वस्तु
दिखाई नहीं देती है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देना, ठीक है। और निकट की वस्तु दिखाई देगा तो वो निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा निकट की वस्तु को दिखाई नहीं देता। क्या दोस्तों, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो यह चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। मतलब कि आपको कहने का मतलब हुआ कि जो भी आपको दोष होगा वो वस्तु आपको दिखाई देगा। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, अगर निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट की वस्तु दिखाई देगा। तो यह चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है, तो लोग लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। याद रखिएगा दोस्तों, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 गुना फोकस दूरी। यहाँ पर आर किसको बोलेंगे, तो याद रखिएगा आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एफ बराबर तो आपको पता ही होगा फोकस दूरी, क्या दोस्तों, फोकस दूरी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अगर एफ बराबर पूछेगा तो ये क्या होता है, r/2 होता है। तो ये दोनों फार्मूला को एकदम याद रखिएगा, कई सारे न्यूमेरिकल इस दोनों फार्मूला पर आपको बनने को प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, मतलब कि मान के चलिए कि कोई भी रंग आपको अगर दिखाई दे रहा है तो वो दोस्तों अन्य 6 रंगों का रंग, कितने प्रकार के, 7 प्रकार के होते हैं कि आपको पता होगा। अगर आपको हरा दिखाई दे रहा है तो हरा रंग को वो दोस्तों परावर्तित कर दिया आपके आंख पर, इसीलिए हरा दिखाई दे रहा है। और अन्य जो दोस्तों 6 रंग हुआ उसको दोस्तों क्या कर देगा, अपरिवर्तित कर देगा। यहाँ पर बोल रहा है हरा रंग, मतलब जो रंग दिखेगा वो आपके आंखों पर परावर्तित करेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हरा रंग बोल रहा है तो ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है, इसीलिए हमको घास जो है हरा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण को कौन सा सेकेंडरी प्राप्त किया जाता है। देखिए लाल और नीला, तो याद रखिएगा इसमें 3 चीज पूछा जाएगा आपको, पूछा जाएगा लाल और नीला दोस्तों, क्या पूछा जाएगा, लाल और नीला। और दोस्तों आपको एक पूछा जाएगा दोस्तों हरा और दोस्तों याद रखिएगा नीला, क्या दोस्तों, हरा और नीला। और आपको एक पूछा जाएगा लाल और दोस्तों हरा, क्या दोस्तों, लाल और हरा। ये क्वेश्चन तीनों बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। यहां से याद रखिएगा नीलम, क्या याद रखिएगा दोस्तों, नीलम। यहां से याद रखेगा हनीस, क्या याद रखेगा दोस्तों, हनीस। और यहां से याद आपको रखना है क्या दोस्तों, तो याद रखेगा ये दोस्तों याद रखना है पिहला, क्या दोस्तों, पिहला। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे नीलम हो जाएगा तो नीला और लाल बाद में बने क्या बनेगा, मेजेंटा बनेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हनीस, हरा और नीला बनकर स्व से क्या बनेगा दोस्तों, तो सयान बनेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों लाल हरा जब आ जाएगा तो यहाँ पर पिहला से पीला हो जाएगा। ये तीनों बात को एकदम आपको याद रखना है, आपको भर भर के नंबर दिलाएगा। यहाँ पर बोल रहा है लाल और नीले, लाल और नीला से नीलम, नीलम मतलब मेजेंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो ये पेरिस्कोप। कौन दोस्तों करेंगे, पेरिस्कोप का करेंगे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस साल, यहाँ पर किस साल होगा, किस साल ने ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो प्रकाश की गति को कब मापा था, तो याद रखेगा 1676 में। यहाँ पर पूछेगा, याद रखेगा प्रकाश की गति को किसने मापा, तो याद रखेगा प्रकाश की गति को जो मापा दोस्तों, ये किसने मापा था, तो याद रखेगा ओले रोमर ने। किसने दोस्तों, ओले रोमर ने। ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, यानी कि निम्नलिखित में बताना है कि कौन एक सही है। मुंह कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मुंह कोटर मतलब कि मुंह की, मतलब कि बोल सकते हैं जानकारी के लिए डॉक्टर जो किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों कोई भी चीज को अगर बड़ा करके देखना है तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अवतल दर्पण जो है परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है जो है दोस्तों, अवतल दर्पण को हम लोग परावर्तक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों, उत्तल दर्पण परावर्तक, ये तो गलत हो गया। जब अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पणों को हजामत बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो यही दोस्तों इसमें भी अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर आमतौर पर हमारे दैनिक जीवन में बोलिए वहां तो समतल दर्पण ही रहता है, लेकिन आमतौर पर अगर हजामत बनाने का बात करेगा तो वहां पर अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो याद रखेगा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, क्या दोस्तों, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, तो आवर्धक लेंस बोल सकते हैं कि वास्तव में क्या होता है, ये चीज क्वेश्चन पूछा गया। तो आवर्धक लेंस एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है, क्या दोस्तों, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, हमने पहले ही बताया कम फोकस दूरी का क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर की आभासी गहराई। देखिए जब भी बात करेगा दोस्तों पानी वाला ना, तो उसमें आपको याद रखना है, एक चीज याद रखना है, अपवर्तन को टिक कर देना है, वो आपका एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समुद्र के गहराई से ऊंचाई देखना, सिक्का का मुड़ा हुआ प्रतीत देखना, छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत देखना, तो ये सब दोस्तों क्या होता है, तो याद रखेगा इसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो आकाश दोस्तों यहाँ पर काला दिखाई देगा। क्या देगा? काला दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर से बिल्कुल ठीक है, तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है। याद रखिएगा प्रकीर्णन की बात आएगा तो प्रकीर्णन दोस्तों किसका कम होता है? तो याद रखिएगा लाल का सबसे कम होता है, और वहीं पर अधिक की बात करेगा तो बैगनी का सबसे अधिक होता है। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों को चमकीले रंग दिखाई देना, ये एक प्रकार का बोल सकते हैं कि व्यतिकरण का उदाहरण है। क्या दोस्तों? व्यतिकरण का उदाहरण है, और व्यतिकरण को हम लोग परिक्षेपण भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी चीज अगर मान के चलिए दोस्तों आपस में बिखर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। और चमकीला महसूस करता है जैसे साबुन का बुलबुला, वो भी दोस्तों एक प्रकार का व्यतिकरण का उदाहरण है। ठीक है, अपवर्तन मतलब पानी वाला घटना जितना भी होता है वो अपवर्तन कहलाता है। प्रकीर्णन हमें तुरंत हमने बताया जितना भी रंग वाला बोलेगा, मतलब सूर्य का लालिमा युक्त तो हो जाना, रंग का बात करेगा वहां पर आपको प्रकीर्णन ठीक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल ताल। तरल ताल कहने का मतलब हुआ दोस्तों तालाब। तालाब बोल सकते हैं या नदी बोल सकते हैं। वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। तो हमने जहां भी बोला कि पानी वाला बात आएगा वहां आपको अपवर्तन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका थ्योरी बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन आपको एग्जाम निकालना है तो आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फोटोन जो है किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन जो है याद रखेगा प्रकाश की मूलभूत इकाई है। क्या दोस्तों? फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो याद रखेगा प्रकाश का। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की कण की प्रकृति जो है किससे पुष्टि की जाती है, ये चीज पूछा गया। तो विकिरण की कण की प्रकृति याद रखेगा किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या पर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यही दोस्तों अगर कण की बात करेगा यहाँ पर, अगर तरंग की प्रकृति पूछेगा तब आपका हो जाएगा व्यतिकरण। क्या दोस्तों? तरंग की प्रकृति पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका व्यतिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तन दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो केवल सिलियरी मांसपेशियों का धीरे धीरे कमजोर हो जाना, केवल यहाँ पर दोस्तों दोनों सिलियरी मांसपेशियां जब धीरे धीरे कमजोर हो जाता है तो आइस लेंस दोस्तों कम हो जाते हैं जिसके लचीलेपन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। प्रेस बायोपिया का मतलब होगा कि दोस्तों उसको दूरदृष्टि दोष भी है और निकट दृष्टि दोष भी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। दोनों का जो सिलियरी मांसपेशियां हैं वो दोनों धीरे धीरे कमजोर हो जाता है तब दोस्तों आपको दोनों दृष्टि दोष हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखेगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों याद रखेगा ये प्रकाश जो एक तरफ फेंकते हैं, इसीलिए दोस्तों याद रखेगा ये प्रकाश का एक वर्णी होते हैं और कोहरा के बूंदों में गुजरने का विभक्त नहीं होता है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीला प्रकाश आप बहुत दिन पहले देखे होंगे कि जो जो दोस्तों हीट होता है तो उसका जो है याद रखेगा लाइट जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे कम होती है? तो दोपहर की सबसे छोटी दया याद रखिएगा जिस दिन आपका दिन जो है बड़ा होगा। दिन अगर आपका बड़ा होता है तो उस दिन दोस्तों आपका क्या होगा? परछाया आपका छोटा होगा। तो दिन सबसे बड़ा किस दिन होता है? 21 जून को। तो 21 जून को दोस्तों आपका परछाया क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, आइंस्टीन के ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण में सी किसका मान है? मतलब कि ई बराबर जो होता है दोस्तों एम सी स्क्वायर, इसमें बोला जा रहा है कि सी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश का वेग बोलते हैं। क्या दोस्तों? प्रकाश का वेग बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यानी प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, और ई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा एनर्जी बोलते हैं। क्या दोस्तों? एनर्जी, जिसको कि हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, और एम तो आपका द्रव्यमान हो ही गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित प्रकृतियों तत्व में विचार कीजिए, इनमें से किस तत्व का कारण मरीचिका बनती है? देखिए मरीचिका कहने का मतलब हुआ कि दोस्तों आप रेगिस्तानी में चल रहे हैं और आगे आपको महसूस होगा कि पानी है लेकिन वहां पर पानी नहीं होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मृग मरीचिका। ठीक है, और ये दोस्तों किस पर आधारित है? तो याद रखेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। क्या दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो वहीं पर यहाँ पर बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, विवर्तन अपवर्तन तो नहीं होगा, यानी 2 होगा। और दोस्तों ताप मतलब कि अधिक ताप होने के कारण ही ये मरीचिका बनती है। तो यहाँ पर से 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसी तारे का रंग से पता चलता है। देखिए किसी तारे का रंग के पता चलता है उसका ताप का। अगर दोस्तों याद रखेगा लाल ताप है तो वो दोस्तों कम है। ठीक है, और अगर दोस्तों नीला हो गया तो थोड़ा सा अधिक हो गया, और दोस्तों श्वेत हो गया तो सबसे अधिक हो गया। यह चीज ध्यान दीजिएगा, कम हो जाएगा दोस्तों और ये दोस्तों अधिक हो जाएगा। और दोस्तों अगर श्वेत की बात करेगा तो ये दोस्तों अत्यधिक हो जाएगा। क्या दोस्तों? अत्यधिक हो जाएगा। तो यह चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है, तो याद रखिएगा निर्वात में। और सबसे कम अगर पूछेगा तो ये कहां पर हो जाएगा, ठोस में। तो ठोस इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों, कांच हो जाएगा। तो कांच बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको सभी प्रश्न करवा दिए लाइट का। अब आपको एक भी प्रश्न में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और जिस तरह से प्रश्न बदलेगा आपको उसमें उत्तर देना है। अब आपको बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। आगे आपका फिजिक्स का 2-3 दिन में और बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट सब चैप्टर करवा दें कि नहीं करवा दें, ये भी आपको बतानी है। मिलते हैं हम लोग शाम के प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।